अस्सलाम वालेकुम। हम आगे वीडियो कंटिन्यू करें क्वेश्चन नंबर 9 से। और क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली हाई टावर से थ्रो किया है, यानी हमने उसे जो वेलोसिटी है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। आफ्टर द टाइम t1 इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, जब हमने इसको थ्रो किया तब तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल वेलोसिटी आती गई और उस वर्टिकल हो गई हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब दोनों का वेक्टर सम लिया तो जो वेलोसिटी का वेक्टर आया वो इतना एंगल बना रहा है आपके पास। फिर कहता है आफ्टर फर्दर टाइम t2, यानी कि पहले टाइम t1 था, फिर टाइम t2 भी आ गया, यानी t1 प्लस t2 हो गया। अब T1 प्लस T2 के ऊपर आपके पास 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बन रहा है। तो T1 और T2 और T1 की रेशियो आपने पता लगानी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चार पांच स्टेप में हमने इसको डिवाइड किया। पहला इनिशियल स्टेप, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूलाज बताए जा रहे हैं कि जब आप प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है, और वर्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होगी और वो उसका फॉर्मूला होगा GT। ठीक है। और आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, ये होता है फॉर्मूला। स्टेप 2 की तरफ आए, अब उसने T1 के हिसाब से कैलकुलेट किया पहले। तो थीटा की जगह पे 45 आ गया और tan 45 1 होता है। ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या होता है, ये जो हमने ऊपर लिखा है ये GT1, ये कैसे लिख दिया, ये हमने ऐसे लिख दिया कि देखो यहां पर पीछे हमने ये फॉर्मूला निकाला। सही है। वेलोसिटी इज इक्वल टू GT निकाला था ना वर्टिकल कंपोनेंट, तो वही हमने यहाँ पर बस पेस्ट किया है। अच्छा जी। तो यहाँ पर हमने वो Vy की जगह पे वो लिख दिया, नीचे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिख दी U। तो यहाँ से जब T1 कैलकुलेट किया तो U/G आ गया, सिंपल। फिर हम स्टेप 3 पे गए, हमने 60 डिग्री पर वही सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट किया। और आफ्टर टाइम T1 प्लस T2 हमने पता लगा लिया कि हमारे पास जो T1 प्लस T2 है वो कितना आ रहा है, सिंपली मैथमेटिक्स है। फिर स्टेप 4 में हम गए, हमने अब यहाँ से T2 की वैल्यू निकाली है। T1 सिंपली वैसे ही आ गया। अब हमारे पास T1 की वैल्यू भी है, T2 वाली इक्वेशन भी है हमारे पास। तो अब हम पता है क्या करेंगे, हम जो है सिंपल ये वाला T1 यहाँ से उठाएंगे, ये T1 था, और इस वाले T1 की जगह पे पुट कर देंगे और इसको इस साइड पे ले आएंगे और हमारे पास T2 का वैल्यू का आंसर आ जाएगा। ये इस स्टेप में दिखाया गया है, सिंपल। ठीक है। ये हो गया। और अब फाइनल स्टेप में हमने पता क्या करना है, फाइनल स्टेप में रेशियो हमने निकाल लेनी है। देखो, ये हमने T1 और T2 पता लगा लिया, ये T2 आ गया, ये T1 आ गया। अब इनकी रेशियो ले ली सिंपली। जब रेशियो ली तो हमारे पास आंसर आया √3 - 1, जो कि मेरे ख्याल अल्फा ऑप्शन था, पिछली स्लाइड में अल्फा ऑप्शन है। तो अल्फा इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक क्रिकेटर था, उसने बॉल को हिट किया है इन सच अ वे इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और वर्टिकल वेलोसिटी 19.6 है, और एक फील्डर है जो कि 40 मीटर दूर खड़ा है बैट्समैन से इन द डायरेक्शन ऑफ हिट। अब यानी कि बॉल उसी फील्डर की तरफ जा रही है। एट व्हाट स्पीड एंड विच डायरेक्शन दिस शुड द फील्डर रन टू कैच द बॉल। अच्छा, अब पता क्या होता है, जैसे ही बैट्समैन ने हिट किया ना तो फील्डर फौरन से उसी इंस्टेंट पर भागना शुरू करेगा जब आपके पास हिट लगाई है बैट्समैन ने। ऐसा नहीं है कि वो खड़ा रहेगा कुछ देर फिर भागेगा, फौरी फौरी से, क्योंकि कैच मिस ना हो जाए इसलिए। अच्छा, तो हमें पहले यहाँ पे ये पता करना है कि जब बैट्समैन ने बॉल को मारा है तो बॉल को मारने से लेके उसका दोबारा जमीन तक आने पे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये टाइम पता होना चाहिए हमें। ठीक है, वो हम पता लगा लेंगे आगे। ठीक है, टाइम पता लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस हमारा जो फील्डर है उसकी स्पीड पता लगा लेंगे कि कितनी स्पीड से वो भागेगा उस टाइम में, तब वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे पहुंचेगा। तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन है, ये स्टेप्स हैं, बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ बनी हुई है। अच्छा देखो, पहले सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है, ये सारी सारी सिचुएशन समझा दी कि बॉल को जो आपने हॉरिजॉन्टली भी वेलोसिटी भी दी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी दी है। स्टेटमेंट में मेंशन थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर दी, वर्टिकल दी 19.6। अब कौन सी वेलोसिटी है जो डिसाइड करेगी कि बॉल ने कितनी देर हवा में रहना है, वो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्यों? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ने ऊपर की तरफ लेकर जाना होता है, किसी भी चीज को अपवर्ड लेकर जाना होता है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा तब ही बॉल नीचे आएगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही हमें आइडिया देगा अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। हमने हमने कहा कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से हमें पता चलेगा। अब ये हमने इक्वेशन लगाई, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑफ मोशन के हिसाब से हमने यहाँ से टाइम पता लगा लिया। ठीक है। टाइम आया हमारे पास 4 सेकंड। अब 4 सेकंड टाइम आया, यानी बॉल अब 4 सेकंड हवा में रहेगी। और यहाँ पर आपके पास ये देखो, वेलोसिटी वर्टिकल वाली हमने ली, रीजन मैंने बता दी कि क्यों वो वेलोसिटी ली। थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ से आपके पास टाइम आया 4 सेकंड, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको कितनी मिली थी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ने रेंज कवर करवानी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी ने हाइट कवर करवानी होती है। तो ये बातें याद रखनी है। हाइट वाली चीज से हमने टाइम पता लगा लिया। अब टाइम आ गया ना हमारे पास, तो हमने क्या करना है, अब रेंज पता लगानी है कि 4 सेकंड हवा में है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो वो इन 4 सेकंड में 80 मीटर हॉरिजॉन्टली कवर कर लेगी डिस्टेंस। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, द बॉल विल लैंड 80 मीटर अवे फ्रॉम द बैट्समैन। बैट्समैन से वो 80 मीटर दूर है। अब जो फील्डर है उसका डिस्टेंस नहीं हमने पता लगाया अभी। ठीक है। फील्डर और बैट्समैन में कितना डिस्टेंस था, 40 मीटर। पीछे क्वेश्चन में मेंशन है कि 40 मीटर दूर खड़ा है फील्डर। ठीक है। अच्छा, तो बॉल कितना दूर गिर रही है, 80 मीटर। यानी कि आप सपोज करो बैट्समैन खड़ा है, फिर बीच में फील्डर खड़ा है, फिर उससे आगे बॉल गिर रही है।
बैट्समैन और बॉल के दरमियान डिस्टेंस है 80 मीटर, बैट्समैन और फील्डर के दरमियान है डिस्टेंस 40 मीटर, तो लाजमी सी बात है फील्डर और बॉल के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा 40 मीटर। यानी हमारा जो फील्डर है उसने सिर्फ 40 मीटर कवर करना है ताकि वो बॉल के लैंडिंग पॉइंट तक पहुंच सके। अच्छा, यहां पे आता है द फील्डर इज इनिशियली 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैट्समैन इन द डायरेक्शन ऑफ इट, बॉल लैंड्स 80 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन, सो एडिशनल डिस्टेंस कितना कवर करना है 40 मीटर, यानी फील्डर मस्ट कवर 40 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल टू कैच इट। अब इसकी स्पीड हमें डिस्टेंस भी पता चल गया कि 40 मीटर कवर करना है, टाइम भी हमारे पास 4 सेकंड है क्योंकि 4 सेकंड के लिए बॉल हवा में और गिरने से पहले उसको पकड़ना है, तो 4 सेकंड हमें चाहिए होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा का टाइम लगा तो बॉल कैच तो ड्रॉप हो जाएगा, बॉल नीचे आ जाएगी ग्राउंड पे। तो हमने स्पीड पता लगानी है, डिस्टेंस 40 मीटर लिख लिया, टाइम 4 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारा फील्डर अगर भागेगा अवे फ्रॉम द बैट्समैन तो हमारी जो है वो कैच हो जाएगा, यानी कि रन अवे फ्रॉम द बैट्समैन एट 10 मीटर पर सेकंड, यानी डेल्टा इज द राइट चॉइस। तो इसका आंसर होगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल टू इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहां पर ना दो वैरायटीज के क्वेश्चन होते हैं, एक में वो मैक्सिमम हाइट की रेशियो पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट से, एक में वो पूछता है मैक्सिमम हाइट की रेशियो स्केयर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी h डिवाइडेड बाय t स्केयर। दोनों का जवाब डिफरेंट है। जो ये जवाब है ये आता है कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू होती है, और जो सिंपल आपसे अगर स्केयर ना बोला हो, सिर्फ ये पूछा हो, तो ये आएगा जवाब क्या भला होगा, वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, आपने हाइट का फॉर्मूला लिख दिया, टाइम का फॉर्मूला लिख दिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, मैक्सिमम हाइट के को थोड़ा सा जिक्र कर दिया और समरी बता दी कि ये चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अब एच ओवर टी कर रहे हो तो यहाँ पे ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप कहोगे कि ये चीज जो है, जो हमारी राइट साइड पर है, u sin थीटा डिवाइडेड बाय 4, यही तो हाइट की टाइम से रेशियो है। अब अगर मैं u बढ़ा दूं तो h ओवर t की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर मैं एंगल बदल दूं तब भी आपके पास वैल्यू बदल सकती है। एंगल को छोड़ो, अब u तो ऑब्वियस चीज है ना, वेलोसिटी अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ये h ओवर t की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी ये u पर डिपेंडेंट है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। फिक्स्ड वैल्यू होती तो कांस्टेंट जवाब होता। हमने रेशियो लेके देखी भाई, u आ रहा है, u को हम बदल रहे हैं, u जो है वो हर केस में डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं h ओवर t कर रहा हूं चाहे जो मर्जी केस है आपका आंसर सेम आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा कैन चेंज विद डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, कैन चेंज विद डिफरेंट हाइट्स। अच्छा, अब u क्या है यहाँ पर, u है वेलोसिटी। अगर आपने वेलोसिटी ज्यादा दी, हो सकता है वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा दे दिया, तो उससे क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा तो बॉल ज्यादा हाइट पर जाएगी, ज्यादा हाइट पर जाएगी तो आपकी h ओवर t की वैल्यू बदल जाएगी। तो यानी u पर वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है और हाइट पर भी डिपेंड कर रही है। तो ये जो u है ना, u ज्यादा होगी तो फिर अल्टीमेटली हाइट भी ज्यादा होगी, तो फिर रेशियो बदल सकती है। तो अल्टीमेटली हाइट पर डिपेंड कर रही है, तो कैन चेंज विद डिफरेंट हाइट, यानी अगर u ज्यादा करोगे तो हाइट भी बदलेगी, यू कम करोगे तो हाइट भी बदलेगी। इस वजह से हाइट की रेफरेंस में बात हो रही है। ऑप्शन अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जो मैंने बात की थी कि h ओवर टी स्केयर की अगर बात करते हैं हम यहीं h ओवर टी स्केयर की, तो वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, और वो आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज द रेंज मैक्सिमम फॉर अ प्रोजेक्टाइल ऑन द ग्राउंड लेवल। अच्छा, आपके पास ना बच्चे कहेंगे कि सर 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर ऑप्शंस में 45 डिग्री ना हो तो हमें क्या ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि इन ऑप्शंस में से किस पर रेंज सबसे ज्यादा होगी। सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं कि जो एंगल 45 डिग्री के नजदीक होगा, चाहे वो 30s वाली लाइन में हो चाहे वो 60s वाली लाइन में हो, मतलब जिसका 45 से गैप कम बन रहा होगा ना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, 30 का और 45 का कितना गैप होता है, 15 का गैप होता है। ये 37.7 कितना गैप आ जाएगा, 0.3 डालेंगे तो 38 बनेगा, तो दो और डाल दिए, यानी कि आपके पास 7.3 का गैप बनेगा। ठीक है, तो और 60 का देखा जाए 40 से गैप तो कितना होता है, 15 का गैप होगा। 90 का, ये तो पूरा 45 का, यानी कि जो बीटा ऑप्शन है इसमें 45 से गैप कम बन रहा है, तो बीटा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका। अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो ये है कि आपके पास रेंज का फॉर्मूला ये है, रेंज जो है वो sin 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री पर। और ऑप्शंस का कंपैरिजन देखें तो जब sin 2 थीटा में आप वैल्यू पुट करते हैं तो 30 डिग्री के लिए आपके पास 0.866 आता है, और 37 के लिए 0.966, और 60% पे इतना आता है, और 90% पे तो रेंज जीरो हो जाती है। सो आपके पास यहां पर 37.7 पर आपके पास जो रेंज है वो 96.6% ऑफ द मैक्सिमम रेंज आएगी, यानी इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा रेंज आ रही है बीटा ऑप्शन में, जो कि मैंने आपको एक तरीका बता दिया आंसर चूज करने का। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज ट्रू। स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उनकी मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तो हो सकता है कि वो बिल्कुल सीधी सीधी हो रही हो, तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर क्या हुआ, आपके पास जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन वही बंदा वापस मुड़ता है और इसी स्ट्रेट लाइन पर बैक डिस्टेंस कवर करने लग जाता है, तो फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगी और डिस्टेंस ज्यादा होगा स्टिल। यानी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से,
या इक्वल भी हो सकता है। तो चार्ली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चार्ली इज द राइट चॉइस। तो चार्ली ऑप्शन में यही बताया गया है कि डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड से रिलेशन बनाओ और डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। और जो है स्ट्रेट लाइन, मैंने ज्यादा होने की कंडीशन भी बता दी कि स्ट्रेट लाइन में वही बंदा अगर मुड़ता है और उसी स्ट्रेट लाइन पर वापस आने लगता है तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा और डिस्टेंस स्टिल ज्यादा होगा। इस वजह से इसका आंसर चार्ली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस द मैक्सिमम हाइट अ टाइम टेकन टू रीच दिस हाइट। अब ये हाइट पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने बॉल यहां से फेंकी, ऊपर गई, नीचे आ गई, ठीक है, हाइट आपके पास कितनी है? एच है, ठीक, एच है हाइट आपके पास। इसके ना दो सोल्यूशन होते हैं, एक सोल्यूशन बहुत लंबा है जो इसका सही वे बनता है, लेकिन वो एक ना मैथमेटिकल प्रॉब्लम है लंबी सारी, इतना टाइम नहीं होता एमसीक्यू में, तो हमने लगाना है कोई शॉर्टकट। अच्छा ये है इसकी मैक्सिमम हाइट यहां पर, और आपको पता है कि यहां पर टाइम होगा 0, यहां पर टाइम होगा कितना भला, t/2, यहां पर टाइम पूरा t हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। यानी मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है t/2, और हमारी जो हाइट है क्वेश्चन की वो कितनी है? 3h/4, यानी वो क्या है वो 3h/4। ये h से कितना कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा, पहले ये पता होना चाहिए। ये 75% ऑफ h है, यानी हमारी बॉल अभी मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंची, वो यहां कहीं फिर रही है, यानी इसको टाइम जो है वो t/2 से अभी कम लगना चाहिए, यानी t/2 ज्यादा टाइम हो जाएगा उस पर, तो वो h पर पहुंच जाएगी। t/2 से कम टाइम है, ठीक है, हमें यहां से इतना पता चल गया t/2 से कम टाइम चाहिए हमें। अब t/2 तो गलत हो गया, यानी इससे कम होना चाहिए, इससे कम t/4 भी बच रहा है, t/3 भी बच रहा है, और ये अंडर रूट 2 करते हैं तो t/√2 का क्या जवाब होता है? 1 पॉइंट कितना होता है अंडर रूट 2 का जवाब? अंडर रूट 2 का जवाब आई गेस आपके पास 1.4 होता है। चलें आगे देख लेते हैं। तो ये t/2 जो है, t/√2, ये भी t/2 से ज्यादा है, ठीक है, कैसे ज्यादा है? आगे देखो, सोल्यूशन पे आओ, देखो ये वाला सोल्यूशन छोड़ते हैं, पहले अगले सोल्यूशन पे आते हैं। ये सोल्यूशन आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसमें देखें कि पहला स्टेप है आपके पास फॉर्मूलाज लिखें, और आपको बताया गया हाइट मैक्सिमम यहां पर है और आप मैक्सिमम हाइट से पीछे हो अभी, यानी अभी आपको t/2 से कम टाइम लगा है। t/2 होता तो आप तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुके होते और पूरे t पे आप नीचे भी आ चुके होते और 0 से आपने स्टार्ट किया होता। अब t/2 से कम है तो देखो अल्फा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि t/2 है, और अगर आप इसको सॉल्व करो चार्ली ऑप्शन को तो ये 0.707 t बनता है, जो कि t/2 से भी ज्यादा है। t/2 मतलब 0.5 ऑफ t, यहां पर क्या आ रहा है 0.7 ऑफ टी, यानी 0.7 0.5 से ज्यादा होता है, यानी टी ओवर अंडर रूट 2 बड़ा होता है t/2 से, इसलिए टाइम ज्यादा है ये। इसमें तो बॉल आगे कहीं क्रॉस करके आ जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी t/√2 पे, तो ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शंस रह गए t/4 और t/3। इन दोनों को आप इक्वेशंस में पुट करके चेक करोगे कि t/4 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है और t/3 पे कितना होता है, वो भी हमने किया हुआ है। भाई आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी और आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, सिंपल, क्लियर कर देते हैं। आपने फॉर्मूलाज लिख लिया और उसके बाद आपने u की वैल्यू पुट कर दी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, और आपके पास ये इक्वेशन बन गई, और अल्टीमेटली इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आया 3h/4, यानी t/4 ही हमारा आंसर है। इस पे ही 3h/4 मिल रहा है आंसर हमें। डेल्टा ऑप्शन भी हमने चेक किया, उस पे 8h/9 आंसर आ रहा था, तो वो तो हमारा आंसर नहीं है, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए बीटा हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक ये सोल्यूशन है जो कि आसान है, दूसरा ये सोल्यूशन है जो कि प्रॉपर बनता है, जो कि हमें नहीं करना एमडी कैट के लिए, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं होता, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बीटा। देखो अल्फा और चार्ली तो वैसे निकाल दिया था, लड़ाई रह गई थी बीटा और डेल्टा के लिए, इनको हमने इक्वेशन में पुट करके देख लिया तो बीटा हमारे पास आंसर आ गया। सो यहां तक हमने कर लिया, अब इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मैं पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहा हूं ताकि वीडियो बड़ी ना हो और एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है इस वजह से, ताकि आप लोग कंटिन्यूसली उसको देख पाएं। ज्यादा लंबी वीडियो हो तो वो देखी नहीं जाती। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप का लिंक है जहां पर आकर आप अपना फ्री टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।